सो लास्ट टाइम हमने देखा था, बात की थी किसकी बताओ? मोज़लेस इक्वेशन। अब आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था मैंने, है ना? तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर, है ना, जो आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, बोर ने क्या किया, इन दोनों को प्लग इन करके अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने को मिल गया, जो आज हम पढ़ते हैं, है ना? पीछे लगा हुआ है नोट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अपना यही है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? फील आ गई? वेरी गुड। कैसे क्या बताओ? जितने भी एलिमेंट, जैसे एस ब्लॉक है ना, क्या है एस ब्लॉक में? क्या आता है? सोडियम है, लिथियम है ना, क्यों? इसका क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट 2 1 281, तो सब में वैलेंस 1 1 है, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों को एक के नीचे एक डाल दिया। समझ रहे हो मेरी बात? और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें जाता है बताओ? 1s2 2s1, इसमें किसमें आता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें भी देख लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, और s में भी कितने इलेक्ट्रॉन गए? तो ग्रुप 1 में डाला गया इनको ग्रुप 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया इसमें। अभी 2 इलेक्ट्रॉन s में जाते तो ग्रुप 2 में डाला जाता लास्ट में अगर जाते तो। समझ में आ गया? तो s ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाए। p ब्लॉक एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाए। d ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d में, और f ब्लॉक जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाए। इस तरह से आज का जमाने में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? तो मैं थोड़े एलिमेंट्स लिखता हूं, सारे नहीं लिखूंगा। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है? डिस्क्रिपेंसी है, मतलब उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इट्स स्टिल नॉट फाइनलाइज्ड, थोड़ा इसमें वो है। सो हाइड्रोजन को अलग ही रख देते हैं अभी। ये चलो पुराना वाला लिखते हैं, बोर के टाइम में। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर क्या? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आया ना, फिर क्या है? अबे कुछ भी, मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे अबे क्या लिख रहा हूँ? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एक्टीनियम। क्लियर? गलत। आरएन, उसके बाद आरएन नहीं, आरए, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे क्या आता है? स्कैंडियम है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना? कुछ भी, ब्रोमीन, क्रिप्टन, ठीक है? और इसके ऊपर क्या आता है? एल्युमिनियम, इसके ऊपर बोरॉन, है ना? ये देखो, ये वाली जो है रो, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ बोरॉन ऐसे जा रहा है, और ये सोडियम वाली जो रो है उसमें एल्युमिनियम जा रहा है ना? फिर क्या है यहाँ पे? और हीलियम यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे क्या है बताओ? Cl, देखो ये सही है यहाँ तक। फिर क्या है? ठीक है, यहां तक हो गया। और फिर क्या है? ये पीरियड टेबल आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके टेस्ट पेपर में मैं एक ही सवाल डालूंगा, ड्रॉ द एंटायर पीरियड टेबल, ठीक? क्योंकि यही नहीं आता तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बाय 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 में करोगे। यहाँ आर्गन है, ठीक है? सो ये अभी इतना ही जानो, यहाँ पे चलो एसी लिख देते हैं। और अलग से एक और तुमने यहाँ देखा होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आया ना, इनमें भी यहाँ पे कितने डिब्बे? 14 डिब्बे, एंड तक यहाँ तक। यहाँ लास्ट में एल यू आता है, यहाँ पे सी आता है ना, यहाँ टी एच आता है, यहाँ एल आर आता है ना। मैं बीच वाले नहीं लिख रहा, अभी टाइम नहीं है। ये देखो,
ये कौन सा पीरियड है? 1 2 3 4 5 6 7 आए ना? तो कितने पीरियड होते हैं पीरियड में? 7 पीरियड होते हैं। और ये कौन से पीरियड है? ये भी 6 7 है, ये भी 6 7 और ये भी 6 7। बट ये एलए के अंदर ये कौन सा ग्रुप था? थर्ड। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड है ना? मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। एलए के बाद कौन सा एलिमेंट आता है पीरियड टेबल में? एक्चुअली सी आता है। एलए के बाद कौन आता है? सी आता है। फिर ऐसे रीड करते हो एलयू तक, फिर एलयू के बाद एचएफ आता है। बता रहे हो यार? उसी तरह एसी के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? टीएच। फिर ये कवर होता है, फिर यहाँ पे आर एफ आता है। ठीक है, तो ऐसे रीड करना है पीरियड टेबल। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है बताओ यहाँ पे? एक मिनट देख लो, तो मैं ब्लॉक में डिवाइड कर दूं। ये कौन से ग्रुप्स हो गए ना? ये देखो इधर, ये कौन सा? 13 ग्रुप, 14 15 16 17 और 18 और 0 ग्रुप एक ही बात। ये कौन सा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। अब सुनो, अलग से लिख रहा हूं। ग्रुप 1, ग्रुप कितने ग्रुप से टोटल मॉडल में? 18। और पीरियड कितने? याद रहेगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला। क्या बोला? मतलब ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब ये वाले सारे एलिमेंट्स क्या है? एस ब्लॉक। और ग्रुप 1 के एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 2 में 1 वालों को बोला गया एल्कलाइन अर्थ, एल्कलाइन मेटल, और 2 वालों को क्या बोला गया? एल्कलाइन अर्थ। ठीक है, ग्रुप 1 वालों को, इसमें से भी ग्रुप 1 वालों को बोला गया एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 वालों को क्या बोला गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक का काम तमाम हो गया। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कहां से कहां आता है? ग्रुप 13 14 15 16 17 एंड 18। ये सारे ग्रुप एलिमेंट्स क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? पी और में। बताया था ना, NS1 NS2 NP1 to 6। ग्रुप 13 एलिमेंट को किस नाम से बुलाएंगे? बोरॉन फैमिली। जो भी पहला मेंबर होता है उसके नाम पे होता है। फिर 14 को कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को नाम दे दिया गया निक्टोजन। पी साइलेंट है, NICTOGEN, निक्टोजन बोल दिया, ऐसे नाम दे दिया। और 16 ग्रुप को बोला गया चैल्कोजेन। पोलोनियम को छोड़, एक्सेप्ट पोलोनियम, एक्सेप्ट पोलोनियम। 17 ग्रुप को बोला गया हैलोजन। क्या बोला गया? हैलोजन ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और 18 ग्रुप को बोला गया, पहले इनर्ट गैस बोला गया था, बाद में पाया गया कि सारी गैसेस उसमें से इनर्ट नहीं है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। क्रिप्टन और जीनोन कंपाउंड्स बना लेते हैं, ऐसा पाया गया बाद में। तो इनर्ट गैस से नाम किसमें चेंज कर दिया गया? नोबल गैस। ठीक है, या 0 ग्रुप एलिमेंट्स। क्लियर? ये पी ब्लॉक के बारे में बात हो गई भाई। एस और पी ब्लॉक को मिला के क्या बोलते हैं बोलो? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ग्रुप 18 हटा दो अगर, तो इनको नॉर्मल एलिमेंट या क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना। और ग्रुप 3 से 12 ग्रुप, इन वालों को क्या बोलेंगे हम? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप 3 से 11 वालों को ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो अंतर देखो, ग्रुप डी 3 to 12 अगर है तो डी ब्लॉक, 3 to 11 है तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोल सकते हैं? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट, which are the d block elements which are not transition elements? Zinc, cadmium, mercury are not considered transition elements। समझ में आया? इसके नीचे भी होगा, CN होगा, पर वो अभी हम नहीं ले, हमें ये वाला पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 7th वाला, क्योंकि रेडियो एक्टिव वाले हैं सारे, है ना? समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन आएगा व्हाई आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम ऑफ द डी ब्लॉक, मतलब ग्रुप 3 to 11 कौन ट्रांजिशन मेटल्स? बताओ। बिकॉज दे लाई इन बिटवीन ट्रांजिशन फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। बस सिंपल आंसर 11th क्लास में ये देना है। 12th में एक और आंसर है डीएनए ब्लॉक चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड।
बताएंगे वो आगे, ठीक है, आगे बताएंगे, पहले ये समझो। फ्रांसियम सीजियम क्या होता है, ये मोल्टन लिक्विड फॉर्म में होता है, हल्का मतलब सॉफ्ट सॉलिड या लिक्विड होता है। और ये फ्रांसियम में ये क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फ्रांसियम इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या वापस आते हैं ग्रुप 3 के अंदर। ग्रुप 3 के अंदर ये देख रहे हो एले, यहां से जंप कर रहा है ना, यहाँ पे 6 और एसी पे 7 पे जंप कर रहा है ना, तो इनको बोला गया लैंथेन, क्योंकि लैंथेनम के बाद आ रहे थे लैंथेनॉइड्स, लैंथेनाइड, और इनको एक्टिनाइड्स या लैंथेनम, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, और इनको रेयर अर्थ भी बोला गया। क्या बोला गया? और इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोला गया है ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप क्या है बताओ? 3, पीरियड 6, 7, समझ रहे हो? पीरियड 6 एंड 7। देखो ग्रुप 3 में पीरियड 6, 7, क्योंकि एलए के बाद आ रहे हैं ना, ये इनके अंदर छिपी है पूरी ये रो, इनके अंदर पूरी ये रो छिपी है, समझ रहे हो? क्लियर? कैसे पढ़ना है? इनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। ये सब इनके थोड़े नाम वाम है। अब आ जाए इधर, मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। गैलियम मेल्ट्स इन हैंड, गैलियम क्यों भाई, समझ रहे हो? गए फील आ रही है, हाथ में लेते मेल्ट हो जाए, समझ जाओ क्या जिंदगी हो गई है, ठीक है। आइसक्रीम आइसक्रीम की बात हो रही है, ठीक है। सीजियम के ट्यूब वगैरह एक्सप्लोजिव में यूज होते हैं और जगह यूज होते हैं, तो ये सब आपको, सोडियम को भी काफी वाटर के साथ एक्सप्लोजन देता है ना, ये सब पता ही है आपको। बाकी तो बेरिलियम शोज एम्फोटेरिक नेचर, ये एक्चुअली में अल्कलाइन अर्थ बोलना इसको सही नहीं है। ग्रुप 2 में भी ना अल्कलाइन अर्थ में एक्सेप्ट बेरिलियम, और अल्कली मेटल में एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कौन सा ग्रुप 1 एलिमेंट अल्कली मेटल नहीं है? हाइड्रोजन। और कौन सा ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कलाइन नहीं है? क्यों? क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकता है। क्या? हाँ, बेरिलियम शोज एम्फोटेरिक नेचर, इसलिए उसको ग्रुप 2 तो बोल देते हैं, है ग्रुप 2 एलिमेंट, बट वो अल्कलाइन अर्थ नहीं बोलना चाहिए उसको, ठीक है। तो इस साइड जनरली पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? ये सब मेटल्स होते हैं। उस साइड क्या होते हैं जनरली? जैसे ऐसे जा रहे हैं, जैसे मेटलिक कैरेक्टर यहां से जा रहे हैं, चल रहा है, फिर यहाँ पे मेटलॉइड्स आ जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है? नॉन मेटल्स आ जाते हैं, है ना। समझ में आ रही बात? ये क्या है यहाँ पे? ये सब नॉन मेटल है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? सब नॉन मेटल्स है, हाँ या ना। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ पे? और कुछ बच गया? वही लगता कुछ बच गया, सब तो हो गया, है ना। यूरेनियम कहाँ पे? यूरेनियम के बाद सारे एलिमेंट, यूरेनियम यहाँ पे आएगा, तो यूरेनियम यहाँ पे है, ठीक है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो होंगे, ये सब ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम। क्या बोलेंगे? है ना, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद होते हैं। क्यों भाई, क्लियर है? मजा आया कि नहीं? अब इनको देखो, ये दोनों आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, समझ रहे हो? किस टाइप की रिलेशनशिप? डायगोनल। बेरिलियम किसके साथ शो करेगा? एल्यूमिनियम के साथ, उधर है ना एल्यूमिनियम, ये कुछ ज्यादा डायगोनल है। बोरॉन सिलिकॉन के साथ है ना, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। अभी हम इसको और समझेंगे बाद में, पर अभी ये समझ में आ गया इसको, मतलब सही में अच्छे से डेफिनेशन के साथ समझेंगे बाद में, ठीक है। तो ये नोट कर लो जो नोट करना है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ नोट करना है, फील करो, नोट करो। बताओ नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हुए? ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16 एंड 17। 18th नहीं है, नोबल गैसेस नहीं आते हैं नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है।
नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। लैंथेनाइड्स को क्या कहते हैं बताओ? रेयर अर्थ। हु आर कॉल्ड रेयर अर्थ? बोलो। लैंथेनाइड्स आर कॉल्ड रेयर अर्थ्स, याद रखना, ठीक है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कौन से हो गए, समझ में आया? जितने ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, यूरेनियम के बाद जितने लाई करते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडिएशन से एमिट करते हैं। Which is the shortest period in the periodic table? बताओ। First period, period 1 is the shortest, longest period is the fourth and fifth period, ठीक है। तो first period is the shortest period and fourth and इसमें कितने एलिमेंट हुए? 2 एलिमेंट है ना। और फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में सबसे ज्यादा एलिमेंट है कितने? 18। ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, इनमें 18 एलिमेंट्स याद रखना। देखो काउंट करो, यहां से देखो ना, 1 2 2 और यहाँ पे कितने हो गए? 12 माइनस 3 कितने हो गए? 9 और 2 11 और 5 6, 11 6 11 से 17 हो गया, 18 होने चाहिए ना। अबे वो माइनस करते हो तो एक इंक्लूड करते हो ना, समझ में आया? 18 एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये हो गया। तो लॉन्गेस्ट भी अब समझ में आ गया कौन सा पीरियड है। 6 पीरियड में कितने, मतलब एक मिनट, लॉन्गेस्ट लिख दिया क्या? लॉन्ग पीरियड है ये, लॉन्गेस्ट नहीं है, सॉरी, लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट नहीं है। क्यों बताओ क्यों? 6 के अंदर भी, अंदर LA के अंदर भी तो फर्दर घुसे हुए हैं इसमें, तो 18 प्लस 14, यहाँ 14 एलिमेंट्स और इधर में 18 एलिमेंट। 6 में कितने हो गए? 32। तो पीरियड 6 is the longest period with having how many elements? ये रट लेना भाई, है ना, ये रट के जाना है। 6th और कौन सा पीरियड? 7th में 29 एलिमेंट्स थे। 7th पीरियड में क्या था? पीरियड की बात हो रही है, हाँ, 29 एलिमेंट्स थे। अभी डिस्कवरी हो गई है ना, तो अब इनमें कितने हो गए? +3। पहले 29 थे, अब कितने हो गए? 32, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये भी अब लॉन्गेस्ट हो गया, क्यों? 7th पीरियड भी अब क्या हो गया है? हाँ, सिंथेटिकली। अब पहले क्या थे? अर्लियर, अगर बोले अर्लियर क्या थे, ऑप्शन में देख लेना, क्योंकि ये 2015 के बाद कुछ डिस्कवरी हुई थी ना, 2015 के बाद। हाँ, जापानीज और अपनी साइंटिस्ट कुछ थे, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, तो उसमें जो था ऐड ऑन हो गया था, ठीक है, नोट कर लो। तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया कि नहीं? ये हीलियम की पोजीशन के बारे में बताओ जरा। हाइड्रोजन की जो सब बात करते हैं, हीलियम की पोजीशन क्या यहाँ होनी चाहिए? नहीं, अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? इसमें तो s ब्लॉक होना चाहिए। तो याद रखना, हीलियम इज द ओनली एलिमेंट व्हिच हैज बीन प्लेस्ड इन p ब्लॉक अलोंगसाइड। हाँ, हीलियम को यहाँ डाला गया है, अगर पूछे ऐसा कुछ तो। जितने भी s ब्लॉक एलिमेंट्स है सब सॉफ्ट मेटल्स है, क्या है ये सारे? एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड क्या बोलते हैं, हीलियम। अच्छा, हीलियम क्या होता है वैसे? s ब्लॉक ही है वो एक तरीके से। अरे हीलियम क्या हो गया? s ब्लॉक ही होना चाहिए ना कायदे से। तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन H2 और हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सारे s ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? सॉफ्ट मेटल्स हैं। अब कुछ तो लिक्विड भी, ये तो लिक्विड भी है रूम टेम्परेचर, समझ रहे हो मेरी बात? रेडियो एक्टिव भी है, ठीक है। तो अगर तुम यहां तक समझ गए हो तो इंट्रोडक्शन हो चुका है चैप्टर का। आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ बता दिया, नहीं सब कुछ तो बता दिया, इसमें कुछ बचा ही नहीं अब। बाकी रटना तुम्हारा काम है, मिटा दे। इसे नाचते हुए जाएंगे, हो चुका।
मिटा दे। संजय दत्त की बात कर। सब तो बता दिए भाई लोग, बता दिए कि नहीं? और लिखने के लिए बहुत ही है। हाँ तो बहुत काम मिल गया आपको आज के लिए, रात के लिए, शाम के लिए। रात के लिए तो काफी काम है, मेमोरी में डालना है ना, है कि नहीं? मेमोरी में बिठा दे। नहीं सर प्लीज 2 मिनट सर। तो क्या लिख रहे हो ऐसा? तो सब कुछ क्या होता है? ठीक है, हो गया ये, जल्दी बताओ। ओके बिठा दे। फोटो ले लो ना यार, घर जाके लिख लेना आराम से। है? तो ये हो गया इंट्रो पार्ट। अगर ये आ गया, आप पीरियड टेबल रट लेना जरूर। तुम सोचोगे क्यों बोल रहे, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जेई वगैरह में, नीट में, क्या पीरियड टेबल पे डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बताओ। बोल देंगे बताओ, अगर द एटॉमिक नंबर ऑफ टेंटेलम इज, बताओ। पता ही नहीं, पीरियड टेबल ही नहीं याद है, याद कैसे रखोगे? एटॉमिक नंबर पूछ लेंगे कैसे बता पाओगे? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेंगे, बता नहीं पाओगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आईयूपैक नेम पूछ लेंगे, उस एलिमेंट का नहीं बता पाओगे। तो 118 एलिमेंट्स याद कर लेना, ठीक है? ऑल दी 118 यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो अब इसके नाम, जब साइंटिस्ट ने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आईयूपैक ने उनका बताएंगे, आप उनके टाइम पे पहले सबके नाम नहीं होते थे। 100 से ऊपर एलिमेंट जब डिस्कवर नहीं हुए थे, है ना, जब 100 से ऊपर एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए तो साइंटिस्ट ने बोला भाई आगे जो एलिमेंट आएंगे उनका कुछ आईयूपैक कर देते हैं, पता रहे एटलीस्ट पीरियड टेबल भरी भरी तो दिखे। तो आप पुराने टेबल में देखोगे कई कई जगह लिखा जाता है UUN ऐसे करके एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, है ना, पुराने टाइम पे, उस जब नाम आप डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये क्या चीज लिखी हुई है? तो ये जो है यही है अपना आईयूपैक नोमेनक्लेचर के फॉर्म में। तो आईयूपैक फॉर नेमिंग एलिमेंट्स ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा। तो याद है ना, 1 जो 0 के लिए इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? नील। 0 के लिए क्या? 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अलग है, हेप्ट है, सॉरी सेप्ट है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेप्ट होता है, यहाँ सेप्ट है। 8 और 9 में वहां पे ऑर्गेनिक में नॉन होता था, यहाँ पे ENN। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने बोला कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके आईयूपैक नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस तरह से देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमें नेम करना है 101 फर्स्ट एलिमेंट का। किसका? 100 फर्स्ट नहीं, 101 फर्स्ट। बताओ पहला वर्ड, पहला नंबर कौन सा है इसमें? 1 को क्या लिखते हैं? अन। बताया ना, अन। 0 है, नेक्स्ट नंबर क्या है? अबे पढ़ाई कर ले फिर हो जाएगा। पहला नंबर क्या है? अन। दूसरा नंबर क्या है? नील। और तीसरा क्या है? तो अन के बाद पहले हमने 0 को लिखेंगे नील, और 1 को क्या लिखेंगे? अन। और एंड में किससे लगा दो? IUM से एंड कर दो। किससे? IUM से एंड कर दिया करो। तो अन नील, अनियम। ठीक है, अच्छा बताओ इसका स्टार्टिंग क्या था? अन का U, और 0 की स्टार्टिंग क्या थी? N, है ना, नील। और 1 की स्टार्टिंग फिर से क्या थी? U,
तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है UNU लिखेंगे, अच्छा समझ रहे हो? क्लियर? तो यही है। एक ही बताओ सेकंड वाले का नाम। 102nd, हाँ एलिमेंट अनिल बियम। एक आई काट दो ना, अनिल बियम। इसका शॉर्ट फॉर्म बताओ लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे कर लोगे? चलो 109th एलिमेंट का बताओ जरा। नील ENN होता है 9 को, ENNIU है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? UNE। क्लियर? 118th एलिमेंट बताओ, 117 बता दो चलो। अनसेप्टियम, तो US। 120th एलिमेंट होता है क्या? नहीं पता, लेकिन सिंथेटिकली बनाया जा सकता है। लेकिन 120th एलिमेंट अगर होता, ऐसा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इफ देयर वाज अ 120th एलिमेंट, उसका नाम क्या होता? बताओ। अनबाइनिलियम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तो इस तरह से नोमेनक्लेचर कर लेना, नोट कर लो। अब जेई में क्या क्वेश्चन आएगा? पहले तो या तो पूछेगा बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला जो कॉमन नेम फॉर 101st एलिमेंट, बताओ। अब तुमको याद ही नहीं पीरियड टेबल। 101st एलिमेंट मतलब z = 101 कौन सा एलिमेंट होता है? मेंडेलिवियम। अब तुमको ये पूछेगा, मैच द फॉलोइंग करके दे देगा, समझ रहे हो? ऐसे शॉर्ट में यू ये सब लिख देगा, बगल में RF लिख देगा, MD बताएगा मैच द फॉलोइंग, है ना, ऐसे एंड सो ऑन। तो उस टाइप के क्वेश्चन आए तो तुम्हें अगर पीरियड टेबल याद नहीं तो कर पाओगे क्या? कभी नहीं कर पाओगे। तो सबके नाम याद होने चाहिए, शॉर्ट फॉर्म याद होने चाहिए, कॉमन, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए। एक मेथड बताओ ना इजीली लर्न करने, तो कौन सा क्या है वो लर्न करना है। ये YouTube पे गाने हैं ढेर सारे, सबके अपने अपने मेथड है। तुम कुछ भी फ्रेज बनाओ ना, जैसे अभी मान लो मुझे याद करना है कोई भी लाइन, मान लो मुझे ये करना है, LA है ना, ये कौन सा पीरियड है बताओ? 6th पीरियड है ना। अब देखो सबने अपने अपने बनाए, मैंने कैसे याद किया होगा? मैंने, मेरे साथ बोलो, कस्बा ला हफ्ता वसूल रे। क्या बोला? कस्बा ला हफ्ता वसूल रे, है ना। ओ सर प्लीज अगले हफ्ते टेलीफोन बिल पे एट रिलायंस। अब तुम इस तरह से फ्रेज बनाओ और लिखो 2-3 बार तो याद हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने इसको 1 घंटे में, डेढ़ घंटे में पूरा कर लिया था, 1 से 1.5 घंटे में पूरी पीरियड टेबल याद हो गई। ऐसे फ्रेज बना के करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कस्बा ला हफ्ता वसूल रहे, ओ सर प्लीज अगले हफ्ते टेलीफोन बिल पे एट रिलायंस। हमसे बोल रहे हो तो ये पहले बोलना सीख जाओ, बिना देखे बोलना सीख के। अब देखो किन किन वर्ड्स पे क्या क्या लेटर्स यहाँ पे है ना। जैसे ओ सर, तो OSIR तो एलिमेंट है नहीं, बट ओ सर दोनों से बना हुआ है, OSIR से। फिर टेलीफोन पे प्लीज अगले हफ्ते, तो PL तो है नहीं यहाँ पे, PT है। तो ये तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख के कि वहां प्लीज अगले हफ्ते में PTAGHG है, समझ रहे हो? वो माइंड में बैठ जाता है, वो तुम करोगे तो आ जाएगा। या तुम अपना और अच्छा बना सकते हो, और अच्छा बनाओ, तरीके कुछ भी हो सकते हैं यार, रटना तुमको है, तुम्हारे अपने हिसाब से बना लो। प्लेट आगे या कुछ भी ऐसे बनाओ। टेलीफोन बिल, अब फोन की जगह तुम यहाँ TL PB BI तो कुछ और बना सकते हो। अच्छा, गेटिंग, है ना? तो बना लेना इस तरह से, ठीक है? मिटा रहे हो? लिखना है किसी को? नहीं, ठीक है? अरे हाँ यार, तो डायगोनल रिलेशनशिप समझ लो क्या है। अब हमने बताया था तुम्हें डायगोनल रिलेशनशिप है,
डायगोनल रिलेशनशिप में भाई हर टाइप का रिलेशनशिप चाहिए ना आपको, एक ही टाइप का चाहिए है? तुमको एलिमेंट्स के बारे में नहीं मालूम, एलिमेंट्स भी वैसे ही होते हैं जब तुम हो। हाँ, सब ढूंढते रहते हैं इधर उधर। तो बताओ क्या हेडिंग है, बताओ। डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या है ये, कि सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलैरिटी, सेकंड पीरियड है ना, और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स, नॉट ऑल, है ना, सम एलिमेंट्स शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया था लिथियम का किसके साथ है, बेरिलियम के साथ। बेरिलियम यहाँ होता है ना, अरे सोडियम के, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, बेरिलियम नहीं, लिथियम का किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ होता है ना। बेरिलियम का किसके साथ होगा फिर, एल्यूमिनियम उधर कहीं होता है, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, है ना, पीरियड में, समझ रहे हो। कार्बन का सिलिकॉन के साथ होगा, क्यों, एक मिनट, अरे बोरॉन का सिलिकॉन के साथ होगा ना, बोरॉन आता है कार्बन का फास्फोरस के साथ, समझ रहे हो। इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप होगा, बट कार्बन का फास्फोरस के साथ नहीं होता है, याद रखना। सिर्फ ये तीन ही ज्यादातर हमें दिखते हैं, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। इसका रीजन क्या है, बोलो, इनकी चार्ज बाय रेडियस रेशियो क्या होती है, सेम, क्या होती है, दे हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आयनिक रेडियस एंड पोलराइजिंग पावर। क्या बोला, दे हैव, दे मतलब लिथियम मैग्नीशियम वाला, है ना। तो इनमें क्या है, आयनिक रेडियस क्या होती है इनमें, सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड इनकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होती है, सिमिलर। मतलब इनका, इन शॉर्ट, इनको मिला के बोले तो चार्ज टू मास, चार्ज टू साइज रेशियो क्या होता है, सिमिलर। तो लिथियम का जो चार्ज अपॉन जो रेडियस रेशियो है, क्या साइज मतलब क्या हुआ, रेडियस, तो वो सिमिलर है। और याद रखना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन को ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं। जो थर्ड पीरियड की ये तीन एलिमेंट्स है, Mg, देखो ना, Mg, AlSi जो थर्ड पीरियड में है, इनको ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, करे आगे। अच्छा, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना किसी भी ग्रुप का, किसी भी, इट शोज अनॉमलस बिहेवियर। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ये जनरल, हमेशा नहीं, जनरली, क्या बोला, जनरली, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप शोज अनॉमलस बिहेवियर। अनॉमलस क्या, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन फैमिली में फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट है, कार्बन फैमिली में कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है, एंड सो ऑन। तो इनमें क्या होता है, बड़ा अनॉमलस, मतलब वियर्ड बिहेवियर, डिविएट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेंड। इनमें कैसा बिहेवियर होता है, अजीब सा बिहेवियर एज कंपेयर टू अदर। जैसे कार्बन, सिलिकॉन है ना, फास्फोरस है, सल्फर है, और क्लोरीन है। तो जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों में बिहेवियर बहुत ही ट्रिमेंडस ड्रास्टिक डिफरेंस भी होता है कई बार। मतलब नाइट्रोजन कुछ अजीब सा ही बिहेवियर शो कर देता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब फर्स्ट मेंबर्स थोड़े से अजीब बिहेव करते हैं। तो इनका रीजन लिख लो, वाई। इसका रीजन, पहला रीजन है कि इनमें बहुत ही स्मॉल साइज होता है। क्या होता है, वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू, क्या भाई, as compared to other elements they have
जो अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स हैं उनके रिलेशन में क्या होता है इनमें बहुत ही स्मॉल साइज। सेकंड हाईएस्ट होते हैं अपने ग्रुप में, या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अपने ही ग्रुप में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो अपने ग्रुप में तो ये हाईएस्ट है। और क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। तीसरा क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। एक्स्ट्रा अगर कोई बॉन्ड बनाना है, समझ रहे हो, अरे डबल या ट्रिपल है ना, या कोई एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड्स बनाने, कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग करनी है, बैक बॉन्डिंग करनी है, तो उनमें डी ऑर्बिटल वगैरह भी होते हैं, तो अच्छे से बॉन्ड होता है ना। वो प्रेजेंट नहीं होते इनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल होते हैं क्या, नहीं होते ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी थोड़ी ना आता है, इनमें पी तक जाते हो ना, यहाँ से डी चालू हो जाता है, इन सब में डी रहता है। तो मतलब देयर इज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये तीन मेन रीजन है जिसमें इसकी वजह से ये वाले एलिमेंट्स या ग्रुप, अपने ग्रुप के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो सारे वियर्ड बिहेवियर, अनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। नोट करो। लिखो मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स जल्दी लिखो। तो मैजिक नंबर कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है कि वो नंबर्स जिनके इंटरवल पे फिर से एक ऐसा एलिमेंट रिपीट हो जाए जिसकी प्रॉपर्टी पिछले वाले से सेम थी। समझ रहे हो, नहीं समझे? जैसे कौन कौन से इंटरवल पे सिमिलर रिपीट होते हैं, 2 8 8 18 18 एंड 32। तो इन नंबर्स को क्या बोला गया, मैजिक नंबर। समझ रहे हो? जैसे लिथियम के नीचे क्या आता है बताओ, सोडियम। तो लिथियम के कितने एलिमेंट बाद सोडियम आ रहा है, क्योंकि सेम ग्रुप में रखा गया ना, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। कितने एलिमेंट बाद आ रहा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट आ गया, फर्स्ट और 8th। तो ये क्या हो गया, मैजिक नंबर हुआ कि नहीं? क्योंकि उसके बाद उसी उतने इंटरवल के बाद क्या हुआ, प्रॉपर्टी रिपीट हुई। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जहां पे रुक गया था उसके आगे की कहानी अगर वो होता तो फिर 8 को जगह बाद में 18 18 भी आ गया था। समझ मेरी बात? तो तुम देखोगे ऐसे हॉरिजॉन्टली चलोगे तो तुम्हें ये बार बार वह सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट इन इंटरवल्स में मिलेंगे। तो इसी को, इन नंबर को क्या बोला गया, वेरी गुड। कितना बज गया टाइम तो?
न्यूक्लियर चार्ज, मैंने पढ़ाया था, तो आप पढ़ो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना। एटम के पास ये जो एटम है ये शेल्स होते हैं कि नहीं, मान लो, तो इसके पास एस है, इसके पास एस और पी है, इसके पास एसपीडी है ना, इसके पास क्या होगा, एसपीडीएफ होगा, है ना, एसपीडी। ये देखो, बताओ सबसे पास हर बार कौन है, एस, तो सबसे ज्यादा पुल किस पे लगेगा, है ना। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस का जो पुल है वो किस पे लगेगा सबसे ज्यादा, एस पे, फिर पी पे, फिर डी पे, फिर, तो यानी कि ये जो Z इफेक्टिव का जो ऑर्डर हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या हुआ, पुल ऑफ न्यूक्लियस, है ना, इफेक्टिव पुल ऑफ न्यूक्लियस। सुनो, समझ रहे हो, अरे ऐसे बताओ, इधर देखो, देखना बंद करो, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उसको ये खींचना चाह रहा था, है ना, बट बीच में और भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में होंगे अंदर वाले शेल में वो इसको रिपेल करेंगे कि नहीं, तो जितनी ताकत से खींचना चाह रहा था उतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा भाई, ये खींचना चाह रहा था कितनी ताकत से, Z, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसको रिपेल कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो इफेक्टिवली कितना आया, Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, Z से खींचना चाह रहा था माइनस समथिंग हो गया ना, समझ रहे हो, मतलब प्रॉपर Z से नहीं खींच पाए, ये मैक्सिमम पावर कितनी थी, Z, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम पावर से खींचता, जो कि क्या थी, पुल, Z, मैक्सिमम पुल क्या था, Z, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल भी करेंगे तो इसकी पुल को थोड़ा कम कर देंगे ना, तो उसी को बोला गया इफेक्टिव पुल। इफेक्टिवली कितना कर रहा है, जब तुम क्लास में आ गए तो तुम ना टॉपर बन जाओगे, इफेक्टिवली कितनी पढ़ाई की उस पर डिपेंड करेगा ना, तो मैक्सिमम कैपेसिटी से काम करोगे तो टॉपर बनोगे, समझ रहे हो, एग्जांपल दे रहे हो, तो वही चीज है, मैक्सिमम पुल लगता अगर इस इलेक्ट्रॉन से, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो, लेकिन अब ये आ गया तो क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन पढ़ने में, तो क्या हुआ, ये लोगों ने इसको मस्ती करके डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अब क्या हुआ, इस पे जो इफेक्टिव जो टीचर पुल करके उसको टॉपर बनाना चाह, कर पाएगा क्या उतना, नहीं ना, मेहनत लगेगी कि नहीं, तो वही हो गया, Z इफेक्टिव क्या हो गया, Z माइनस सम नंबर सिग्मा, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, स्लेटर करके साइंटिस्ट ने दिया था इसने, है ना, स्लेटर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इफेक्टिव पुल समझे क्या होता है, बताओ, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, कब ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन आसपास कम पड़े, है ना। अब सुनो, सबसे ज्यादा पुल किस पे लग रहा होगा, किन इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे ज्यादा पुल लगेगा, ऑब्वियसली पास वाले, जो S वाले उन पे ज्यादा लगेगा ना, फिर P वाला क्योंकि दूर है, D में और कम लगेगा, F में एकदम कम लगेगा, है ना, तो ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैंने क्या बताया, Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव कब बढ़ेगा, अच्छा Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो पुल बढ़ेगा कि नहीं, Z इफेक्टिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पुल ऑफ द न्यूक्लियस, तो पुल बढ़ेगा तो साइज क्या होगा एटम का, कम, एटम का साइज कम होना चाहिए कि नहीं, एटम बोला है, ठीक है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होना चाहिए ना, तो बस कम हो जाएगा, तुम लोग तो जानते ही हो कम साइज, और Z इफेक्टिव जो है बढ़ने पे साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये पता चल गया कि पुल ज्यादा हो जाएगा ना, पुल ज्यादा करोगे तो क्या होगा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अबे जो ना पढ़ाई पे ध्यान, देखो इधर तुम लोग यार पता नहीं कहां से आए, ये देखो, अब ये जो सिग्मा है क्या है, सिग्मा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा, बताओ, शील्डिंग, शील्डिंग मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्शन, ठीक है, शील्डिंग मतलब क्या हुआ बोलो, अबे ये इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे इस न्यूक्लियर की नजर से बचाना है, ये न्यूक्लियस किस पे नजर लगा के बैठा था, ये न्यूक्लियस किस पे नजर लगा के बैठा था, इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, बीच में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या ये न्यूक्लियस अपनी नजर से इसको खींच पाएगा उतनी ताकत से, नहीं,
क्योंकि ये सब अबे नहीं बे, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा न्यूक्लियस, पहले खींच रहा था अच्छे से, पहले किससे खींच रहा था, जेड से। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो कुछ, अब ये इलेक्ट्रॉन ब्लॉक भी कर रहे हैं ना इसका रास्ता, तो क्या ये खींच पाएगा ढंग से? तो इनके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बेसिकली ये शील्ड कर रहे हैं ना ये इलेक्ट्रॉन, किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, किसकी नजर से, इसकी नजर से। तो ये जो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका जो शील्डिंग फिक्स वैल्यू होगी, एक शेल के अंदर इनकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, है ना। तो वो जो है ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, उससे माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअली कितना पुल आ रहा हो पता चल जाएगा ना। समझ में आया सिग्मा क्या है? जितनी ताकत से वो शील्ड कर रहे हैं, है ना, बस वही है। मतलब वो जेड कह रहा है भैया पुल करो, सिग्मा कह रहा है हम पुल नहीं होने देंगे, समझ रहे हो? तो शील्डिंग बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा कम होगा, बताओ। शील्डिंग बढ़ेगी, शील्डिंग बढ़ेगी अगर, तो ये पुल कर पाएगा क्या? नहीं, तो साइज बढ़ जाएगा। तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग पावर, आया ना। शील्डिंग पावर ज्यादा होगी तो साइज बढ़ेगा, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, हाँ या ना? बोलो। अभी हम एटॉमिक साइज करेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो, बता दिया मैंने, आगे यूज होगा। क्यों? साइज बढ़ाना है तो क्या करो, शील्डिंग बढ़ाओ और इफेक्टिव पुल को घटाओ। इजी? क्या हो? क्लियर? अरे हाँ या ना? तो एक फॉर्मूला है वो लिखो पहले, जल्दी नोट करो, फिर एक फॉर्मूला देते हैं बहुत शानदार। ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला सिग्मा, सिग्मा सिग्मा क्या होता है, फॉर्मूला देखो इधर, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth shell plus 0.85 into number of electrons in n-1th shell, समझ रहे हो? है ना, क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth shells excluding valence electron, एक्सक्लूडिंग वैलेंस, यहां पे लिख लेना एक्सक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक्सक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, तो क्या लिखा, सिग्मा 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth shell एक्सक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1th shell प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल, जो अंदर वाला शेल होगा। जनरली हम लोग ये सब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सिग्मा निकालने का फॉर्मूला, इसको अप्लाई कैसे करना वो अभी हम देखेंगे, पहले नोट करो। कैलकुलेट लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। क्वेश्चन है कैलकुलेट Z इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। करो।
कैसे करेंगे? अरे नाइट्रोजन एटम पहले बनाओगे ना, मान लो ऐसे बना दिया हमने। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में? 5, 2,5 होता है ना। तो फॉर्मूला लगाओ, पहले सिग्मा निकाल। Z कितना होता है? Z इफेक्टिव निकालना है तुमको। निकालना क्या है? Z इफेक्टिव ये होता है Z माइनस सिग्मा। वी नो दैट नाइट्रोजन के लिए Z क्या होता है? 7। ये पता है? तो सिग्मा बस निकालने तो Z इफेक्टिव आ जाएगा। अब सिग्मा कैसे निकालेंगे? तो सिग्मा निकालने का फॉर्मूला बताए हैं 0.35 इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द nth शेल। मतलब nth मतलब आउटर मोस्ट, nth मतलब आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 4। हाँ, इसको हटा दें। अगर इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लो, क्या मान लो? मतलब इसको एक्सक्लूड करेंगे हम, ठीक है? क्योंकि इसी पे तो लग रहा है ना पुल, इसी के ऊपर तो तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो। अरे न्यूक्लियस का पुल किस पे कैलकुलेट कर रहे हो? इस इलेक्ट्रॉन पे। तो इसको एक्सक्लूड करोगे ना, तो एक्सक्लूड करो, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन के कारण शील्डिंग देखोगे ना। अरे शील्डिंग तो इनके कारण इस पे लग रही है ना। तो ये देखो इनटू कितने 4 है ना, प्लस 0.85 इनटू 2। अरे ये दोनों, ये 4 हो गए वैलेंस वाले और ये दोनों अंदर वाले। प्लस अंदर कुछ है क्या? और नहीं, तो 0 कुछ नहीं। प्लस 1 इनटू 0 और है ही नहीं अंदर कुछ। इनर शेल क्या लगाओगे तुम? इनर कुछ है ही नहीं। कुछ अंदर है नहीं है ना, क्या लगाओगे? ठीक है, क्या आएगा आंसर? देखो जरा, 3.9। क्या आ गया? सिग्मा 3.45 आएगा भाई। 3.45 आ जाएगा सिग्मा। अब Z इफेक्टिव आ जाएगा कि नहीं? Z कितना था? 7 माइनस 3.45 कितना आ गया? 3.55। तो नाइट्रोजन पे देखो इफेक्टिव पुल कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था 7। हो कितना गया इस इलेक्ट्रॉन पे? 3.55। 3.1 आ रहा है। 3.1 आ रहा है सिग्मा। मेरा हाँ? वे है, कैंसिल भी वे है। सिग्मा 3.1 देख लो एक बार। हाँ, अच्छा सॉरी 3.1 है, सॉरी हाँ। वही मैं बोलूं, बहुत ज्यादा कम नहीं आ रहा है। 3.1 तो ये कितना आ जाएगा? 3.9 ना। 3.9 ना। ये 4. हाँ 3.9। तो 3.9 मतलब आना कितना चाहिए था पुल? 7। और कम होके कितना पुल आया? 3.9। मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पुल 7 से करता अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन काफी पास आ जाता, लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड कर रहे हैं, है ना। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नोट करो। फील आ गई? तो लिखो ऑक्सीजन एटम पे निकालो जरा। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम करो। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। कैसे करोगे? कर लोगे ऑक्सीजन एटम? करते हैं। एक सेकंड सर। पॉइंट 35 इंटू क्या किया? 5 प्लस 0.85 इंटू 2, बस इतना ही करना पड़ेगा। 1 तो 4.45 है, 3.45 है। 3.45 है ना। हाँ। तो देयरफॉर Z इफेक्टिव कितना हो गया? 4.5। अबे 7 8 Z कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 माइनस 3.45 कितना होता है? 4.45 है। अरे 4.4 हाँ 5 है। हाँ 4.5। देख लो एक बार, सही किया लड़के ने। 4.55 आया। तो बताओ ऑक्सीजन के केस में ज्यादा पुल है या नाइट्रोजन के केस में ज्यादा पुल है? कंपेयर करो। नाइट्रोजन का पुल कितना इफेक्टिवली सब मिला के? 3.9। अरे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन इधर लाई करता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है ना। अरे अक्रॉस अ पीरियड ऐसे आते हो ना। तो बताओ किसका इसका Z इफेक्टिव कितना है? बताओ पुल कितना आ रहा है? 3.9। इसका कितना आया? 4.5। किसका पुल ज्यादा है? ऑक्सीजन। इसीलिए उसका साइज कम। देख रहे हो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? साइज क्यों कम हो रहा है? क्योंकि देखो Z इफेक्टिव ज्यादा आ गया ना ऑक्सीजन का। तो ये मैथमेटिकली भी अब दिख रहा है तुमको।
ये तो रट्टे आ रहे है ना, तो मैथमेटिकली देखो, यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर इसका क्या हुआ साइज, मतलब इसमें पुल क्या हुआ, ज्यादा आया, तो साइज कम हुई। वो ठीक है, साइज तो कम हो गई। अब बताओ पुल ज्यादा आया तो शील्डिंग किस में ज्यादा है इन दोनों में? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में अच्छे से शील्डेड है, क्यों, साइज बड़ा है, है। शील्डेड अच्छा है नाइट्रोजन में, और अक्रॉस अ पीरियड शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती जा रही है। साइज कम होती है। अक्रॉस अ पीरियड शील्डिंग पावर डिक्रीजेस, है ना, लिखो अक्रॉस अ पीरियड शील्डिंग पावर डिक्रीजेस, ठीक है। मान लो तुमको एक आयन दे दे, क्या दे दे, n माइनस आयन, और बोले इसका निकालो, तो क्या करना, फिर से इस बार जब करोगे, जैसे वहां पे क्या दिया, इसको टेस्ट माना था, n माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन होगा, उसको टेस्ट मान लोगे, इसको टेस्ट नहीं मानोगे, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर n माइनस आयन में यहाँ क्या आएगा, 4 की जगह 5, और यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, क्योंकि वो जो n माइनस में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो टेस्ट बन जाएगा ना फिर। तो इस तरह से करते हैं हम, यानी कि आंसर उस केस में n माइनस में, देखो ऑप्शन हो, n माइनस में कितना z इफेक्टिव आएगा, नहीं सिग्मा कितना है n माइनस में, 3.45 आ जाएगा, सेम एज ऑक्सीजन का जो सिग्मा है ना, इन दोनों का n माइनस और O का सेम आएगा, आना भी चाहिए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, अगर O माइनस है तो F का और O माइनस का सेम आएगा ना। हाँ आना चाहिए, आप करके देख लेना, आसपास आएगा नहीं तो देख लेना, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये लाए कि नहीं।